आज की सीरीज हमारी सुपर हीरोज की है, जिसमें सुपर हीरोज लोगों के सामने अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, पर वे अंदर से बहुत ही मतलबी और करप्ट होते हैं, जो कि वोट नाम की कंपनी के लिए काम करते हैं। जिसे रोकने के लिए विलियम बुचर एक टीम बनाता है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, और उनमें से सबसे करप्ट और पावरफुल सुपर हीरो का नाम होमलैंडर होता है, जिसे कि बुचर मारकर अपना बदला लेना चाह रहा होता है, लेकिन होमलैंडर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो वे एक सुपर हीरो के बारे में पता करते हैं, जिसका नाम सोल्जर बॉय होता है, जो कि होमलैंडर से भी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उसे किसी तरह मार दिया गया था। जिस चीज से सोल्जर बॉय को मारा था, वे उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि सोल्जर बॉय तो जिंदा होता है, जिसे जिन सुपर हीरोज ने धोखा दिया वो उन्हें मार देता है। तो बुचर ये सोल्जर बॉय से हाथ मिला लेते हैं और उसके साथ मिलकर होमलैंडर को मारने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सोल्जर बॉय होमलैंडर के बच्चे को मारने लगता है, जो कि बुचर की बीवी का बेटा होता है, और उसने अपनी बीवी से वादा किया था, तो वो होमलैंडर के साथ मिलकर सोल्जर बॉय को रोकने लग जाता है, जहाँ मेव नाम की सुपर हीरो सोल्जर बॉय को अपने साथ लेकर बिल्डिंग से कूद जाती है। अब इसके आगे क्या होता है ये हम इस सीजन में देखेंगे। तो हाय एवरीवन, आज हम द वॉइस के सीजन 4 के एपिसोड 1, 2 और 3 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम न्यूमन को देखते हैं, जो कि इलेक्शन के लिए स्पीच देती है, और यही द वॉइस की टीम अपने मिशन को कर रही होती है, जिन्हें कि मिक लीड कर रहा होता है, और ये यहाँ न्यूमन के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए आए होते हैं, जहाँ यूयू ने अंदर लगे कैमरों से सब कुछ दिखाने लग जाता है। तो मिक फ्रेंची से बुचर के बारे में पूछता है, जो कि उल्टियाँ कर रहा होता है और वहाँ किसी से बात कर रहा होता है, जिसके पास फ्रेंची और किमी को आकर पूछते हैं कि वो किससे बात कर रहा है, तो वो उन्हें कुछ नहीं बताता, और फिर वे सीआईए एजेंट्स के साथ अंदर चले जाते हैं, जहाँ मिक के कहने पर वे बुचर को लिफ्ट में नहीं लेते। फिर हम होमलैंडर को देखते हैं, जो कि टॉयलेट में होता है, और वो अपने सफेद बाल को देखकर परेशान होता है। फिर वो रैन को ले जाने लगता है, तो रैन उसे बताता है कि वहाँ बहुत भीड़ है, जिस पर होमलैंडर उसे समझाता है कि ये तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, और फिर वो लोगों के पास जाता है, तो वहाँ वो न्यूमन को देखता है, और मिक ये भी होमलैंडर को कैमरे से देख लेते हैं। तो वो अपनी टीम को बताता है कि होमलैंडर भी इसी बिल्डिंग में, अगर वो तुम्हें दिखे तो उससे दूर रहना, जिसे कि बुचर भी सुन लेता है। फिर हम होमलैंडर को देखते हैं, जो कि न्यूमन के पास जाता है, जहाँ उन्हें आपस में बात करनी होती है, तो वो रायन को न्यूमन की बेटी जोई के साथ आइसक्रीम खाने के लिए भेज देता है, और न्यूमन अपनी पार्टी बना रही होती है, तो होमलैंडर उसे अपने साथ मिलने को कहता है, और उसे कहता है तुम बोट को पहले जैसे ही चलने दोगी। तो न्यूमन उसे मना करती हुए कहती है वो टाइम नहीं रहा जो हम दोनों के बीच जबरदस्ती कोई सौदा हो सकता है, पर होमलैंडर उस पर नॉर्मली रहता है। फिर हम बुचर को देखते हैं, जो कि रायन को जाते हुए देखता है, और वो उसके पास जाकर उसे थोड़ी देर बात करने की कहता है, तो रायन जोई को वहाँ से भेज देता है। तो बुचर उससे कहता है होमलैंडर सही आदमी नहीं है, मैं तुम्हें आंट ग्रेस के पास छोड़ाता हूँ, और रायन को बताता है तुम्हारी माँ होती तो यही चाहती। तभी वहाँ होमलैंडर भी आ जाता है, जो कि रायन से कहता है मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, और होमलैंडर बुचर के पास आकर उसकी बीमारी के बारे में जान जाता है, जो कि उसके दिमाग में कोई काली सी चीज घूम रही होती है। फिर उसे बताता है अब तो तुम्हारे पास 6 महीने या उससे भी कम बचे हैं। फिर बुचर से कहता है हम अपनी आखिरी लड़ाई भी नहीं लड़ पाए, जिस पर बुचर उससे कहता है अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा। जिसके बाद होमलैंडर रायन को लेके वहाँ से चला आता है। फिर हम कीमी को फ्रेंचिन को देखते हैं, जो कि न्यूमन के रूम में चले जाते हैं, और वे लोग अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जोई आ जाती है, जिससे कि वे सीआईए एजेंट संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन दोनों को मार देती है, और वो फ्रेंची की ओर बढ़ती है, तो कीमी को उसे रोकने लग जाती है, जहाँ वो कीमी को का हाथ ही खा जाती है। जिनकी मदद करने के लिए मीक और एनी यानी स्टारलाइट भी निकल जाते हैं, जो कि उन्हें विंडो से कूदने को कहते हैं, और वे उस विंडो से कूदते हैं, तो स्टारलाइट उन्हें बचाने के लिए जाती है, पर कीमिको का एक हाथ अभी बहुत छोटा होता है, इसलिए वो नीचे गिर जाती है, और फ्रेंची स्टारलाइट को पकड़कर नीचे आ जाता है। फिर वे कीमिको के पास जाते हैं, जहाँ वो सूप होती है, इसलिए वो ठीक हो जाती है। इसके बाद हम यूई को देखते हैं, जिसके पास न्यूमन आ जाती है, जिसे यूई ये क्या कर रहे हैं इसके बारे में पता होता है। तो यूई उससे कहता है हम सब तो एक फैमिली थे, तुम इतने सारे लोगों को कैसे मार सकती हो। तो न्यूमन उन दोनों की पिछली बात बताती है, और कहती है मुझे लगा तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त हो। तभी यूई इस पर एसिड से हमला करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, और उसकी शर्ट खराब हो गई होती है, तो वो कहती है 10 मिनट में मेरा भी इंटरव्यू है। तो यूई उससे कहता है हम तुम्हारी पोल खोल देंगे, जिस पर न्यूमन कहती है अगर तुमने पोल खोली तो तुमसे जुड़ा हर एक मरेगा। तभी वहाँ बुचर आकर उसे गोली मार देता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं होता, और वो मीटिंग के लिए निकल जाती है। फिर हम मिक और बुचर को देखते हैं, जो कि ग्रेस के पास आते हैं, जहाँ ग्रेस बुचर से कहती है कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि तुम काम के हो, जिस पर बुचर कहता है मैं उस बच्चे को लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। फिर हम मिक को देखते हैं, जिससे कि ग्रेस और प्रेसिडेंट बात कर रहा होता है, जो बताता है उन्होंने 6 जनवरी को इलेक्शन की हामी भर दी। इसके बाद सूप और प्रेसिडेंट के बीच सिर्फ एक जान का फासला होगा, मैं उसे बस इलेक्शन से पहले ही खुद से दूर रख सकता हूँ। फिर हम बुचर को देखते हैं, जिसके पास जो आता है, और वे दोनों कई सालों बाद मिले होते हैं, तो वे एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, और फिर वे दोनों एक जगह बैठकर आपस में बात करने लग जाते हैं, जहाँ जो के पूछने पर बुचर बताता है मेरा ध्यान होमलैंडर पर है, उसने दिन दहाड़े एक आदमी को मार दिया, लेकिन वे खुश हो रहे हैं, और ये सब ग्रेस को दिख नहीं रहा। जिस पर जो उससे कहता है तुम भी तो मार सकते थे उसे सोल्जर बॉय के साथ, पर तुमने भी उसे छोड़ दिया। जिस पर बुचर
कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम यूं ही नहीं मिले। तो जो बुचर से कहता है हमें तुम्हारे जैसे की जरूरत है, इससे पहले कि सूप को भेड़ बकरियों की तरह धकेल कर कैंप्स में भेज दें। फिर हम मिक को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ होता है, जो कि उसे उसकी बेटी के बारे में बताती है और कहती है जब से टॉड छोड़ के गया है वो बहुत गुस्से में रहने लगी है। और मिक से कहती है तुम लोगों को ढूंढने में माहिर हो तो तुम टॉड को ढूंढ लो। फिर हम होमलैंडर को देखते हैं जो कि एक बुरे सपने से उठता है और वो उस आदमी को मारने के जुर्म में कोर्ट जाकर आता है, जिसके बाद वो ऐसे ही गुस्से में बैठा होता है। जहाँ एस्ली बताती है बोर्ड को लगता है कि 7 के बचे हुए कैंडिडेट जल्दी ही ढूंढ लेने चाहिए, जिसके बाद वो 7 में आने वाले कैंडिडेट्स को बताने लग जाती है, जिनमें की डीप कुछ न कुछ कमी निकाल देता है। और उनमें से एक लड़की होती है जो कि दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट लड़की होती है, पर उसके पास यही सुपर पावर होती है तो वे हटा देते हैं। और फिर वे एक आदमी को चुनकर होमलैंडर की बातों में हाँ में हाँ करते हैं, पर होमलैंडर उसकी बात में हमेशा उनकी हाँ में हाँ करने से परेशान होता है। फिर उनसे कहता है तुम में से किसी में भी मेरी फालतू बात काटने का कलीजा नहीं है, और वो इस सबसे बहुत ही तंग आ गया होता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला आता है। फिर हम बुचर को देखते हैं जो कि न्यूज को देख रहा होता है। वहीं स्टारलाइट यूई ये सब होते हैं, जहाँ से बुचर के जाने के बाद एनी यूई से कहती है इसने हमारा सारा प्लान तबाह कर दिया, तुम्हारे अलावा उसे कोई टीम में नहीं चाहता। जिस पर यूई उनसे कहता है हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। फिर हम बुचर को देखते हैं जो कि खुद से ही बात कर रहा होता है, तभी उसके पास न्यूमन आती है, जिससे वो कहता है क्यों ना हम एक दूसरे के काम आ जाए, मुझे रायन को होमलैंडर से छुड़वाने में तुम्हारी मदद चाहिए। फिर कहता है होमलैंडर तुम्हें बीपी की कुर्सी इसलिए दे रहा है ताकि तुम 4 साल तक उसके लिए काम करती रहो और वो अपनी मनमानी करता रहे। जिस पर न्यूमन कहती है मैं होमलैंडर को संभाल लूंगी। तो बुचर कहता है तुम्हारा वो सुपर को मारने वाला वायरस मैं सब जानता हूँ, लेकिन वो होमलैंडर को मारने जितना पावरफुल नहीं है। तो न्यूमन उसके सौदे के लिए हाँ कर देती है और बुचर से यूई के पास से रेड रिवर की फाइल लाने को कहती है, जो कि न्यूमन को रोकने के लिए होती है। फिर हम मेकिन को देखते हैं जहाँ यूई के पास एक वॉइस मेल आता है, तो वो वहाँ से अपने डैड के पास जाता है जिनकी हालत काफी खराब होती है। फिर हम एनी को देखते हैं जो कि स्टारलाइटर के पास जाती है, जो कि स्टारलाइट यानी एनी के साथ खड़े हुए लोग होते हैं और वे होमलैंडर के उस आदमी को मारने पर प्रोटेस्ट करते हैं। फिर वे एनी से कहते हैं अगर तुम स्टारलाइट बनी रहती तो शायद हमें और मदद मिल जाती। फिर वहाँ फ्रेंची भी आता है और निकोलिप से बात करता है, जिसे कि फ्रेंची ने स्टारलाइटर में काम करने को कहा। फिर हम किमिको को देखते हैं जो कि फ्रेंची और निकोलिप को आपस में बात करते हुए देखती है। फिर हम होमलैंडर को देखते हैं जो कि कैंडिडेट्स को देख रहा होता है, जिसमें कि वो स्मार्ट लड़की सिस्टर सेज को देखता है और फिर उससे बात करने के लिए नॉर्मल कपड़ों में चला आता है, जहाँ वो सेज से दिखाने को कहता है कि वो कितनी स्मार्ट है। तो सेज होमलैंडर को उसकी बालों की प्रॉब्लम के बारे में बता देती है और कहती है अब तुम धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हो। जहाँ सेज होमलैंडर से बिना डरे हुए बात करती है और उससे कहती है तुम्हें इसी साइकोलॉजिकल ट्रिक की जरूरत है। तो होमलैंडर उसे अपनी परेशानी बताते हुए कहता है इंसान कुछ भी नहीं है, पर फिर भी सब कुछ उनके ही हाथ में है, मैं अपने बेटे को कैसी दुनिया छोड़कर जाऊंगा। और सेज से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सेज कहती है लोग बेवकूफ है, हमें किसी आर्मी की जरूरत नहीं है, अगर तुम लोगों को कुचल दोगे तो तुम्हारे लिए काम कौन करेगा और तुम्हें महान कौन कहेगा, लोग खुद ही डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे, तुम्हें तो बस उन्हें उकसाना है और दिलासा देने के लिए पहुंच जाना है। तो होमलैंडर उसकी बातों से काफी इम्प्रेस होता है और उसे 7 में लेने की कह देता है। फिर हम बुचर को देखते हैं जिसके पास यूई आता है, जहाँ यूई बुचर को अपने डैड के बारे में बताता है कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। फिर यूई बुचर को अपने डैड के बारे में बताने लग जाता है कि वे पहले से ही उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ हम बुचर को देखते हैं कि उसके हाथ अपने आप ही हिलने लगते हैं, तो वो यूई को संभालते हुए कहता है दुआ करता हूँ कि तुम्हारे डैड जल्दी ही ठीक हो जाए। जहाँ एनी को भी उसके डैड के बारे में पता लगता है तो वो यूई से मिलने के लिए आ जाती है और हम उन दोनों के जाने के बाद बुचर को देखते हैं कि उसने यूई की चाबी चुरा ली होती है। इसके अगले सीन में हम मिक को देखते हैं जो कि फ्रेंची इनके साथ डॉड को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ फ्रेंची को निकोलिप कोलिन का कॉल आता है। तो इसके बारे में किमिको से पूछती है और कहती है मैंने तुम दोनों को एक साथ बाथरूम में देखा था। तो फ्रेंची उसे बताता है कि मैं तो बस उससे बात कर रहा था, जिस पर किमिको से कहती है कि एक बात साफ कर दो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर मिक डॉड को ढूंढ लेता है जो कि 2 आदमियों के साथ होता है। जहाँ उनके पास सेज आती है तो मिक उनकी फोटो खींचने लग जाता है। फिर सेज अपने साथ उन सभी को अंदर ले जाती है, जहाँ पर A-Train ये सब भी होते हैं और वे तीनों होमलैंडर के फैन होते हैं, जिन्हें की सेज होमलैंडर से मिलाने के लिए लाई होती है, जिनसे कि होमलैंडर कहता है तुम सिर्फ मेरे फैन नहीं हो, तुम इस शानदार जंग के शहीद हो। जिसके बाद वो डीप इनको बैठ देता है और उनसे उन तीनों को मारने को कहता है। तो वे तीनों उन तीनों को मार देते हैं, पर A-Train को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो इससे परेशान होता है। तो सेज अगला ऑर्डर मिलने तक उन तीनों को वही रुकने को कहती है। फिर हम मिक को देखते हैं जो कि होमलैंडर को वहाँ से जाते हुए देखता है, जिसकी की आज सुनवाई होती है, जिसके बाद स्टारलाइटर्स और होमलैंडर के सपोर्ट में खड़े हुए लोग होते हैं। जहाँ सेज ने स्टारलाइटर जैसी ड्रेस पहन रखी होती है और वो दोनों ग्रुप में आपस में लड़ाई करवा देती है, जहाँ पर फ्रेंची ये सब भी आ जाते हैं। और एनी इस न्यूज को देखती है तो यूयू से वहाँ जाने को कहता है, जहाँ किमिको ये लोगों को संभाल रहे होते हैं और फ्रेंची कोलिन के पास जाकर उसे बचा लेता है। इसके बाद हम A-Train को देखते हैं जिसके पास मैसेज आता है। फिर हम होमलैंडर को देखते हैं जो कि बाहर चल रही लड़ाई को बस खुश
होकर देख रहा होता है और उन्हें शांत कराने जैसा दिखावा करता है। फिर वहाँ स्टारलाइट भी आती है जो कि उन सभी लोगों को रुकने को कहती है और उसकी दोस्त कियारा को कई लोग पीट देते हैं जिसे कि वो वहाँ जाकर बचाती है। और मीक ये देखते हैं कि उन तीनों लोगों की बॉडी वहाँ पड़ी होती है जिन्हें कि एट्रेन सेज के कहने पर पटक गया होता है। इससे होमलैंडर पर लगा कत्ल का इल्जाम हट जाता है। इसके बाद हम होमलैंडर को देखते हैं जो कि इससे काफी खुश होता है। तभी वो रायन को देखता है जो कि शांत होता है। इसके बारे में होमलैंडर उससे पूछता है और कहता है हमने वादा किया था कि हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। तो रायन उससे कहता है मैं नहीं चाहता कि बुच्चर मर जाए। तो होमलैंडर उससे कहता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसने तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बुरी बात करी थी। जिस पर रायन उससे कहता है माँ उसे पसंद करती थी। ये सुनकर होमलैंडर अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है तुम अपनी बताओ। फिर हम डीप को देखते हैं जिसके पास अपनी गर्लफ्रेंड ऑक्टोपस होती है जो कि उससे बात करती है और कहती है हम यहाँ से कहीं दूर जा सकते हैं। इसके अगले सीन में हम फ्रेंची को देखते हैं जो कि कोलिन के साथ होता है, जो कि कोलिन के पेरेंट्स की तस्वीर देखकर उदास होता है। जिसके बाद हम यूई को देखते हैं जो कि अपने डैड की रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है और अपने डैड से बात कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी माँ वहाँ जाती है। फिर हम बुच्चर को देखते हैं जिसे कि अपनी बीवी दिखाई देती है जो कि उससे कहती है तुम फिर से यूई को धोखा देने वाले हो। जिसके बाद उससे कहती है तुमने वादा किया था और बताती है अगर रायन होमलैंडर जैसा बन गया तो समझो दुनिया खत्म। तो बुच्चर उससे कहता है ये मैं भी जानता हूँ। जिस पर उसकी वाइफ कहती है तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तो बुच्चर न्यूमन को फाइल नहीं देता और उसे अच्छे से मना कर देता है। फिर हम एपिसोड 2 में एट्रेन को देखते हैं जिसके पास उसका कोच आता है जो कि उसे लोगों को ड्रग्स देना छोड़कर अपने साथ चलने को कहता है। और इस सीन की वे एट्रेन के ऊपर शॉर्ट फिल्म बना रहे होते हैं जहाँ डायरेक्टर फिर से शॉट लेता है और एट्रेन को फिर से स्टोरी बताता है। तो एट्रेन कहता है मेरा भाई एकलौता कोच था और वो ऐसे ड्रग्स नहीं बेचता था। तो डायरेक्टर उसे कहता है मुझे यकीन है कि उसे तुम पर नाज होगा और फिर से शूट करने को कहता है। तो एट्रेन थोड़ा वक्त मांगता है जिसके पास नोर आता है, पर नोर को तो होमलैंडर ने पिछले सीजन में मार दिया होता है। तो वो एट्रेन का दोस्त होता है जो कि एट्रेन से पूछता है क्या हमसे होमलैंडर और भी लोगों को मरवाता रहेगा। तो एट्रेन उसे कहता है नोआर कुछ भी नहीं बोलता और बताता है तुम्हें जो कहा जाए वो करो। फिर हम एनी को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त के साथ होती है जहाँ न्यूज में बताते हैं कि उन 3 लोगों को 2 स्टारलाइटर्स ने मार डाला। फिर हम यूई को देखते हैं जहाँ उसकी माँ भी होती है। तो यूई को उसकी माँ बताती है कि वो वोट के लिए काम करती है। जिस पर यूई कहता है वोट ने मेरी गर्लफ्रेंड को मार डाला और मैं अब तक उनसे लड़ रहा हूँ। फिर उसकी माँ उसके डैड के लिए सारी दवाइयाँ रखने लगती है और यूई को देखकर कहती है तुम अच्छे लग रहे हो। जिस पर यूई गुस्सा करते हुए कहता है पिछली बार आपने देखा था तो मैं 6 साल का बच्चा था। और उसकी माँ से कहता है आपकी जरूरत नहीं, आप यहाँ से जा सकती हो। तो उसकी माँ बताती है उसके डैड के सारे मेडिकल डिसीजन और पावर ऑफ अटर्नी उसके पास है। जिसके बारे में यूई पूछता है तो वे बताती है कि पिछले 1-2 साल से उनकी बात हो रही थी और यूई के पास आते हुए कहती है फिक्र मत करो मैं सब संभाल लूंगी। पर यूई गुस्से में वहाँ से चला आता है। फिर हम कोलिन को देखते हैं जिसके पास से फ्रेंची जा रहा होता है पर कोलिन की नींद खुल जाती है तो वो उसे कहता है तुम्हें आराम करना चाहिए। इसके अगले सीन में हम किमिको को देखते हैं जो कि थेरेपी लेने के लिए जाती है, जो कि परेशान होती है। तो उसकी थेरेपिस्ट उससे पूछती है कि पास्ट में तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या, और बताती है कभी कभी हम गुजरे हुए कल का सामना करते हैं तभी हमें उससे छुटकारा मिलता है। फिर हम बुच्चर इनको देखते हैं जिनके पास किमिको आ जाती है जिन्हें की बुच्चर ने न्यूमन के बारे में बता दिया होता है। तो मिक उसे अपने साथ बार बात करने के लिए ले जाता है जहाँ जाकर वो बुच्चर को वहाँ से जाने को कहता है। तो बुच्चर उससे कहता है तुम्हें हर एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। जहाँ यूई भी उनकी बात सुन रहा होता है तो माइक कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, ये यहाँ से जा रहा है। फिर हम रायन को देखते हैं जिसके लिए वे स्टोरी बना रहे होते हैं और फिर वे रायन के लिए उसका सूट दिखाते हैं जो कि रायन को खास पसंद नहीं होता, लेकिन वो होमलैंडर से कहता है कि ये ठीक है। जहाँ बैठी सेज कह देती है कि ये सूट सही नहीं है और कहती है इसे कुदरत का भेजा हुआ फरिश्ता तभी माना जाएगा जब ये अकेला खड़ा हो। जिसके बाद वो रायन को उसका मिशन बताती है। इससे होमलैंडर खास खुश नहीं होता, लेकिन वो उनसे कहता है कि जो जरूरी है वो करो। जिसके बाद सेज होमलैंडर के साथ सेल्फी लेकर एस्ली इनको बताती है कि मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि होमलैंडर को मुझ पर यकीन है। फिर हम सेज को लिफ्ट में देखते हैं जिसके पास एस्ली आती है और उसे सलाह देती है कि फिर से होमलैंडर से इस तरह बात मत करना। जहाँ एस्ली से बात करने के लिए डीप आ जाता है जो कि कहता है रायन पहली बार किसी को बचाने जा रहा है, क्या हो अगर मैं भी उसके साथ जाऊँ। तो एस्ली कहती है बेवकूफ लोग जो खुद को स्मार्ट समझते हैं वे सबसे खराब होते हैं। तो सेज डीप से कहती है तुमने उसकी बदतमीजी का जवाब क्यों नहीं दिया, तुम एस्ली से बेहतर हो, अपनी इज्जत करो। फिर हम मीक इनको देखते हैं जो कि उन तीनों आदमियों की बात कर रहे होते हैं जहाँ मीक कहता है बिना लोगों की नजर में आए वो तीनों वहाँ कैसे पहुंचे। फिर वो सभी को सेज के बारे में बताता है और वो उसका फोन हैक करके पता कर लेता है कि वो आज रात कहाँ जा रही है। पर यूई के डैड की हालत खराब होती है तो वो किमिको और फ्रेंची को अपने साथ चलने को कहता है। फिर हम नोर और डीप को देखते हैं जो कि रायन के साथ शूटिंग कर रहे होते हैं जहाँ रायन एक चोर से एक आदमी को बचाने के लिए आता है। फिर इसके कट होने के बाद नोर उसके सीन के बारे में पूछ रहा होता है जिस पर होमलैंडर उसे कहता है कि नोर बात नहीं करता और फिर वो आदमी रायन से थोड़ा और जोर से मारने को कहता है। तो रायन होमलैंडर से पूछता है कि हमारे सारे मिशन से नकली होते हैं क्या, जिस पर होमलैंडर कहता है नहीं मैंने कई लोगों को बचाया है लेकिन इससे तुम्हारी ट्रेनिंग हो जाएगी। फिर हम डीप को देखते हैं जो कि
एशली के पास आता है जिसे सेज ने बताया था। वैसे ही वो एशली को डरा कर समझा देता है कि मुझसे अच्छे से बात करा करो। फिर हम होमलैंडर को देखते हैं जिसके पीछे कुछ लोग बजट के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे कि वो सुन लेता है। इसके अगले सीन में हम किमी इनको देखते हैं जो कि अपनी जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ बुचर पहले से ही होता है जिसे कि मिक जाने की कहता है। तो बुचर कहता है अब तुम मेरे बॉस नहीं हो। और फिर वे सभी ट्रुथ कोन चले जाते हैं जहाँ किमी को अपनी पुरानी फोटो लगी हुई देखती है जिससे कि उसे कुछ कुछ याद आता है। फिर बुचर ये सेज को वहाँ देख लेते हैं। किमी को वहाँ से एक जगह आकर ड्रिंक पीने लग जाती है और फिर सेज एक जगह स्पीच सुनने के लिए बैठी होती है जहाँ बुचर ये भी आ जाते हैं जहाँ फायर क्रैकर नाम की लड़की आती है और उसके साथ काम करने वाला आदमी स्मिथ डॉग सेज के पास जाकर बैठ जाता है जिसे कि बुचर ये भी देख रहे होते हैं जहाँ किमी को भी उनके पास आती है और वहाँ फायर क्रैकर स्टारलाइट की बुराइयां कर रही होती है। फिर वो आदमी वहाँ से कहीं जा रहा होता है तो मिक फ्रेंची को उस पर नजर रखने को कहता है जिसके पीछे पीछे किमी को और फ्रेंची भी चले जाते हैं। जहाँ जाते हुए फ्रेंची को कॉलिन का मैसेज आता है तो किमी को उसे छीनकर मैसेज भेज देती है और उसे कहती है कि तुम कुछ अच्छा डिजर्व करते हो। तो फ्रेंची को पता लगता है कि वो नशे में उसने पी रखी है और फ्रेंची के पूछने पर बताती है कि उसने 8 बोतल पी ली थी। फिर वे स्मिथ डॉग का पीछा करते हुए कमरे में पहुंचते हैं जिसके फोन को वे चेक करते हैं तो वो किसी से 9 बजे मिलने वाला होता है। इसके अगले सीन में हम एनी और यूई को देखते हैं जो कि ये ट्रेन को देखने के लिए आए होते हैं जिनके मुताबिक ये ट्रेन हर संडे यहाँ किसी से मिलने के लिए आता है। और एनी बताती है कि उसके पास हजारों मैसेजेस आ चुके हैं कि स्टारलाइटर्स को आगे क्या करना चाहिए। जिस पर यूई कहता है लोगों को तुमसे उम्मीदें हैं। तो एनी कहती है उन्हें सूट से उम्मीदें हैं। फिर यूई कहता है वो सूट इतना बुरा भी नहीं है और कहता है लोगों को एक मिसाल चाहिए जिसके पीछे वे आवाज उठा सके। इसके बारे में वे बात कर रहे होते हैं तभी वे वहाँ ये ट्रेन को देखते हैं जो कि 2 बच्चों को बता रहा होता है कि उसने कैसे लोगों को बचाया। तभी वहाँ ये ट्रेन का भाई आ जाता है और वे उसके बच्चे होते हैं जो कि ये ट्रेन से कहता है तुम मुझसे बिना पूछे मेरे बच्चों को ले आए। फिर वो अपने बच्चों को बताता है कि ये तो एक सेट था जो कि शूट किया था। इसके बारे में वे बच्चे ये ट्रेन से पूछते हैं तो ये ट्रेन नर्वस होकर कहता है ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो उसका भाई बताता है कि इसने अपने सारे मिशन ऐसे ही किए हैं और फिर उन बच्चों को अपने साथ ले जाने लग जाता है। तो स्टारलाइट उसे और जलील करने के लिए जाने लगती है लेकिन यूई उसे रोक लेता है। फिर ये ट्रेन वहाँ से चला आता है। फिर हम सेज को देखते हैं जो कि फायर क्रैकर के पास आती है जो कि उससे पूछती है क्या तुम्हारी स्टारलाइट से पुरानी दुश्मनी है और उसे बताती है कि मैं होमलैंडर के साथ हूँ। और फायर क्रैकर से उसकी पावर दिखवाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ बेचती क्या हो। जिनकी बातों को बुचर ये भी सुन रहे होते हैं और फायर क्रैकर उसे बताती है कि मैं मकसद बेचती हूँ। इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। नशे के चक्कर में किसी ने नौकरी खोई और किसी ने घर, पर किसी को इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस कहानियां सुनाकर उन्हें मकसद देती हूँ। तो सेज उससे मिलने के लिए वही एड्रेस दे देती है और जा रही होती है तो बुचर कहता है उसके पास कोई पावर्स नहीं है, उसके पास सिर्फ उसका दिमाग है, उसे पीटते हैं वो सब बता देगी। तो मीक उससे कहते हैं हम यहाँ सिर्फ निगरानी रखने के लिए आए हैं। जिसके लिए बुचर नहीं मानता तो वो उसे वहाँ ले जाकर वहाँ से जाने को कहता है। तो बुचर कहता है यूई की लगी पड़ी है और किमी को नशे में, हमारे यहाँ कुछ हाथ नहीं लगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करते कि हम सब साथ मिलकर रहे क्योंकि अब तुम में दम नहीं है। तो मीक उसे मार कर कहता है हर बार तुम गड़बड़ी करते हो और संभालने मुझे आना पड़ता है। हर बार लगता था कि इस बार हम दोनों साथ मिलकर भाइयों जैसे रहेंगे और उसे वहाँ से जाने को कहकर चला आता है। फिर हम एनी इनको देखते हैं जो कि अपनी जगह पर आते हैं तो वहाँ ये ट्रेन होता है जिससे एनी गुस्से में पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो ये ट्रेन यूई को उन 2 स्टारलाइटर्स के बेकसूर होने का सबूत दे देता है जिसमें वे 3 लोग मारे गए थे। तब वे स्टारलाइटर्स बहुत दूर थे। तो यूई उससे पूछता है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। जिस पर ये ट्रेन उन्हें बताता है कि तुम लोगों ने मेरी फैमिली के सामने मुझे जलील नहीं किया, मैं बस उसी का एहसान चुका रहा हूँ। फिर हम बोट बैंक में देखते हैं कि वो स्टंटमैन एक लड़की को लेकर बाहर आता है जिसे रोकने के लिए रायन वहाँ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उस लड़की को छुड़ा लेता है। जहाँ पर होमलैंडर भी आ जाता है और वो रायन से धक्का मारने को कहता है। तो रायन उस आदमी को ज्यादा जोर से फेंक देता है जिससे कि वो आदमी मारा जाता है जिसका कि रायन को बुरा लग रहा होता है लेकिन होमलैंडर आकर उसे स्माइल करने को कहता है। फिर हम मिक किमी को इनको देखते हैं जो कि उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ जाकर वे उस रूम के अंदर देखने लगते हैं लेकिन उसके अंदर कोई नहीं होता। जिनके पास सेज और फायर क्रैकर आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और ये उन्हें फंसाने की चाल होती है। जहाँ सेज फायर क्रैकर से कहते हैं अगर तुम इन्हें मार दोगी तो होमलैंडर तुमसे बहुत खुश होगा, ये समझ लो कि ये तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है। और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि फायर क्रैकर का साथी जिसकी एबिलिटी खुद के क्लोन बनाने की होती है तो उसके क्लोन्स की आंखों में कुछ होने लगता है। तो ये मौका देखकर किमी को ये सब उन पर हमला कर देते हैं और उन सभी को मारने लग जाते हैं। तो वो आदमी अपने और भी क्लोन बना लेता है। तो फ्रेंची ये बाहर आते हैं जहाँ पर किसी की बर्थडे पार्टी चल रही होती है जहाँ पर वे क्लोन्स आकर हमला करने लग जाते हैं। तो वे सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं पर उन सभी की गोलियां खत्म हो गई होती है। तो फ्रेंची मीक ये उनसे लड़ने लग जाते हैं पर वे सभी इतने सारे होते हैं कि वे उन दोनों पर भारी पड़ते हैं। जहाँ किमी को फायर क्रैकर को मारते हुए आती है तो उनमें से एक किमी को गोली मार देता है। तो फायर क्रैकर उन्हें अपनी ऑडियंस को दिखाने लग जाती है जहाँ पर बुचर उनकी मदद करने के लिए आ जाता है पर वे सभी क्लोन्स जाकर उसे अपने नीचे ले लेते हैं। तो बुचर मिक इनको वहाँ से जाने को कहते
कहता है, लेकिन वे उसकी मदद करने लग जाते हैं। इसी बीच वे असली वाले आदमी को मार देते हैं, जिससे कि वे क्लोन्स भी मर जाते हैं। अब फायर क्रैकर उन चारों के सामने अकेली बची होती है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। फिर हम होमलैंडर को देखते हैं, जो कि रैन के पास आता है, जो कि वहाँ रो रहा होता है। इसके बारे में होमलैंडर उससे पूछता है, तो वो बताता है कि वो उस आदमी के मरने की वजह से रो रहा है। तो होमलैंडर कहता है, ऐसे हादसे होते रहते हैं, हम सबको नहीं बचा सकते। जिस पर रैन कहता है, पर यही तो हमारा काम है। तो होमलैंडर कहता है, वो अपना काम करते हुए मरा, जो वो चाहता था, खुशी से। लेकिन रैन उससे कहता है कि मैं ये फिर से नहीं करूंगा। जिस पर होमलैंडर उसे समझाता है कि ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिल बहलाने के लिए खिलौने हैं। अगर हमारा कोई खिलौना टूट जाता है तो हम रोने नहीं बैठते, तुम्हारा मकसद इससे बड़ा है। फिर हम यूई और एनी को देखते हैं, जो कि स्टारलाइटर्स के सामने होती है और कहती है, अगर एट्रिन इतना कर सकता है तो मैं भी इनके लिए कुछ कर सकती हूँ। जिसके बाद वो स्टारलाइट बनकर उन सभी के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। फिर हम फ्रेंची को देखते हैं, जिसके पास कोलिन का कॉल आता है, लेकिन वो नहीं उठाता। फिर फ्रेंची को सैरी का कॉल आता है, जिससे कि वो कोलिन के बारे में बताता है कि वो उसके साथ रह रहा है। तो सैरी उसे कहती है, अगर उसे पता चल गया कि उसके पेरेंट्स को तुमने ही मारा है तो तुम क्या करोगे। फिर हम यूई को देखते हैं, जो कि अपने मॉम डैड के पास जाता है और कहता है, आपने तब वादा किया था कि आप डैड को संभाल लोगी, लेकिन आप कुछ नहीं करोगी। तो उसकी माँ उसे थोड़ा धीरे बोलने को कहती है। फिर यूई उनसे कहता है, आपने मुझे पहले स्कूल छोड़ा और शो में ले जाने का वादा किया, पर आप वापस नहीं आई और मैं पूरे हफ्ते तक दरवाजे पर खड़ा रहकर आपका इंतजार करता रहा। पर उसकी माँ कहती है, बात तुम्हारी मेरी नहीं थी, मैंने वही किया जो तुम्हारे डैड के लिए सही था। तो यूई उनसे कहता है, आप मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करोगी और मेरे साइन के बिना कोई मेडिकल डिसीजन नहीं लोगी, नहीं तो मैं आपकी पावर ऑफ टर्नी पर केस करूंगा। जिसके जाने के बाद हम देखते हैं कि उसकी माँ काफी दुखी होती है। फिर हम किमिको को देखते हैं, जिससे कि कुछ विजन्स आए होते हैं, उन टेररिस्टों का पता लगा लेती है। जिसके बाद फिर से उनके पास बुच्चर आ जाता है। तो मीको उससे कहता है, वहाँ टाइम पर आकर तुमने हम सबको बचा लिया। तो बुच्चर कहता है, अच्छा लीडर बनने के लिए थोड़ा कमीना बनना पड़ता है, जो नरम पड़ता है वो मारा जाता है। अगर हम उस सेज को उठा लाते तो अच्छा होता, तुमने पूरी टीम को उसके जाल में फंसा दिया था, अगली बार कोई मर भी सकता है। अब मेरे पास कुछ सही करने का टाइम ही नहीं है, पर अब मैं एक चीज ठीक कर सकता हूँ, रैन की हिफाजत करके। तो मीको से कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद हम एपिसोड 3 में देखते हैं, जहाँ रायन होमलैंडर के साथ होता है और वो सभी को गाना सुनाता है। जिसके बाद होमलैंडर सभी को भड़काता है और कहता है, स्टारलाइटर सभी सूप का सफाया करना चाहते हैं और इन्हें बढ़ावा दे रही है स्टारलाइट, और मैं उन लोगों को नहीं जीतने दूंगा। जिसके बाद वहाँ एट्रेन ये भी आ जाते हैं और अब होमलैंडर फायर क्रैकर और सेज को 7 के न्यू मेंबर बना देता है, जिसके साथ ही वो रायन को भी 7 के मेंबर्स में ले लेता है। फिर हम जो को देखते हैं, जो कि बुच्चर को एक दवा देता है। तो बुच्चर उससे कहता है, अगर मैं रायन को यहाँ ले आया तो मैं उसे डोज दे दूंगा। फिर जो से कहता है, हम सिर्फ रायन का दिमाग ठीक करेंगे और कुछ नहीं, उसे होमलैंडर से ज्यादा पावरफुल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अगले सीन में हम फायर क्रैकर को देखते हैं, जो कि रिपोर्टर्स के सामने होती है और वो सभी लोगों को बता रही होती है कि स्टारलाइट कितनी बुरी है। इसके बारे में होमलैंडर पूछता है, तो सेज उससे कहते हैं, स्टारलाइट वापस आ गई है, ये उसे पूरी टक्कर देगी। जिसके बाद होमलैंडर सेज को फोटो खिंचाने के लिए भेज देता है और वो रायन को देखता है, जो कि इस सबसे खुश नहीं होता। फिर हम यूई और एनी को देखते हैं, जो कि एक लॉयर के पास होते हैं। तो वो लॉयर कहता है, पावर ऑफ टर्नी तुम्हारी माँ के नाम है, तुम लीगली अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकते। फिर हम फ्रेंची को देखते हैं, जो कि स्टारलाइटर्स के पास कोलिन से मिलने के लिए आया होता है। वहाँ पर एक आदमी आता है, जो कि फायर क्रैकर की बातों से भड़का हुआ आदमी होता है, जो कि उनसे पूछता है, तुमने बच्चों को कहाँ छुपा रखा है, और वो उन पर गन तानता है। तो फ्रेंची उसे रोक लेता है, जहाँ पर एनी ये भी आ जाते हैं। फिर कोलिन फ्रेंची की चोट को ठीक कर देता है। फिर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, जिसके पास न्यूमन आती है। तो वो न्यूमन से कहता है, यहाँ सालों से बोट का राज चल रहा है, अच्छा हुआ कि स्टारलाइट की वजह से लोग थोड़ा समझने लगे हैं। और कहता है, मिलिट्री गवर्नमेंट पोजीशंस पर सूप्स पर बैन होना चाहिए। जिस पर न्यूमन हाँ करते हुए कहती है, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हम उनसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। इसके बाद हम फ्रेंची को देखते हैं, जो कि कुछ गोलियां ले लेता है, जहाँ उसके पास किमिको आती है और उन टेररिस्टों के बारे में बताती है, जो कि उसे याद आते थे, जिनका कि उसने पता लगा लिया होता है, और वो फ्रेंची को अपने साथ चलने को कहती है। फिर हम मेकिन को देखते हैं, जो कि सेज इनकी न्यूज देख रहे होते हैं, जहाँ एनी कहती है, फायर क्रैकर मुझसे हमेशा चली रहती है, इसकी वजह का अभी तक पता नहीं चला। तो मिक कहता है, हमें मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं एट्रेन को अपना खबरी बनाऊंगा। तो एनी कहती है, वो भरोसे लायक नहीं है। जिस पर मिक कहता है, उसी ने स्टारलाइटर्स को छुड़वाया था। इसके बाद एनी फायर क्रैकर की न्यूज को देखती है। फिर हम रायन को देखते हैं, जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है, जिसमें कि उसके साथ बुच्चर होता है। तो रायन गेम को हटाने लगता है, लेकिन बुच्चर उसे रोकता है और कहता है, मुझे बस 20 सेकंड बात करनी है। जिसके लिए रायन मान जाता है। तो बुच्चर उसे कहता है, हमें मिलकर बात करनी होगी, और रायन को अपने घर पर आने को कहता है। साथ ही उसे बताता है कि 6 महीने बाद तो मैं वैसे भी नहीं रहूंगा, इसलिए तुम मुझे सोचकर बता देना। इसके बाद हम होमलैंडर को देखते हैं, जो कि स्टारलाइट की न्यूज देख रहा होता है, जहाँ उसके पास फायर क्रैकर आती है, जो कि होमलैंडर की फैन होती है। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें इतना विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी हमेशा वफादार रहूंगी। जहाँ ब्लैक नोर एस्ली से कहता है कि मुझे कोई बता ही नहीं रहा कि मुझे क्या करना है। तो होमलैंडर नोर को चुप रहने को कहता है और वे आपस में
मीटिंग करने वाले होते हैं तो होमलैंडर एशली को वहाँ से जाने को कहता है। साथ ही उसे बताता है कि अब से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी सेज संभालेगी। तो एशली उनसे पूछती है कि आप मुझे निकाल रहे हैं, जिस पर सेज कहती है कम से कम कंपनी को एक चेहरा तो चाहिए। और फिर एशली के जाने के बाद सेज उन्हें बताती है कि स्टारलाइटर्स की फुटेज किसी ने उन्हें दे दी, जिससे कि वे दोनों आदमी कत्ल के इंजाम से बच गए। और होमलैंडर डीप से कहता है वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, जिस पर डीप कहता है पर मैंने कुछ नहीं किया। तो सेज उस सर्वर रूम में काम करने वाले सभी लोगों की लिस्ट मांगती है और उसे क्राइम एनालिटिक्स से हटा देती है, जहां हम देखते हैं कि एट्रेन को उसके भाई से मैसेज आता है। फिर डीप अपने रूम में आता है जहां उसके पास वो ऑक्टोपस होती है, जो कि उससे कहती है हमने हफ्ते भर से बात नहीं करी, जिस पर डीप उसे बताता है कि वो थोड़ा बिजी है। इसके बाद वो ऑक्टोपस उसे बाहर के ग्लास में रखने को कहती है, लेकिन वो बताता है कि इसमें बहुत खतरा है। दूसरी ओर एशली उसे वहाँ से भेज देने की वजह से गुस्सा होती है। फिर हम बुच्चर को देखते हैं जो कि कुकीज बना रहा होता है, जिसमें कि वो उसी पाउडर को डाल देता है, जहाँ से मिलने के लिए रायन भी आ जाता है। तो बुच्चर उसे उसके लिए चीजें और वो कुकीज बताता है और कहता है ये तुम्हारी मॉम की रेसिपी है, जहाँ रायन कहता है मॉम बर्थडे पर केक की जगह यही बनाती थी। और वो बताता है कि उसे भी भूख नहीं है, तो बुच्चर उसे बाद में खाने को कह देता है। जहाँ रायन उसे पूछता है कि क्या आपको मरने का डर लग रहा है, जिस पर बुच्चर उसे बताता है कि मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन रायन उसे कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपका झूठ पकड़ सकता हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है तो बुच्चर उससे फुटबॉल की पूछता है। फिर हम एट्रेन को देखते हैं जो कि अपने भाई से मिलने के लिए आता है, लेकिन वो मिक होता है जिसने कि उसके भाई के जैसे मैसेज करके उसे बुलाया था। और वो एट्रेन से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और कहता है मेरे पास तेरे खिलाफ इतना कुछ है कि तेरे लोग ही तुझे मार देंगे, पर शायद तुम ऐसे ही मान जाओगे, तुमने स्टारलाइट को भी फुटेज देने में मदद करी। फिर उससे कहता है तुम जो ब्लैक लोगों के नाम का झंडा उठाने का नाटक कर रहे हो उसकी सच्चाई तुम जानते हो, अब तुम्हारे पास इस नाटक को सच्चाई में बदलने का मौका है। तो एट्रेन उसे बताता है कि सेज उस फुटेज चुराने वाले को ढूंढ रही है, मेरे एक गलत कदम की वजह से मेरी जान जा सकती है। फिर हम फ्रेंची को देखते हैं जिसे कि किमिको एक जगह पर लाई होती है, जहाँ किमिको को पता लगता है कि फ्रेंची थोड़े नशे में है। और फिर वे दोनों आगे जाते हैं जहाँ कुछ लोग होते हैं, तो किमिको उन पर हमला करने लग जाती है, पर फ्रेंची को ये सब अलग ही दिख रहा होता है और वो एक तरफ चला जाता है। फिर वो एक रूम में जाता है जहाँ कोलिन बैठा होता है, जिसके पास ही फ्रेंची को उसके मरे हुए पेरेंट्स दिखाई देते हैं, साथ ही वे लोग भी दिखाई देते हैं जो कि उसने मारे थे। फिर उसे वो औरत दिखाई देती है जिसके कहने पर उसने ये सब किया था। फिर हम किमिको को देखते हैं जिसके पास एक लड़की लड़ने के लिए आती है, जहाँ किमिको और वो लड़की एक दूसरे को जान जाती है, और वो लड़की किमिको पर हमला करने लग जाती है। तभी वहाँ फ्रेंची उसमें आकर आ जाता है, जिसे कि किमिको रुकने को कहती है, तो वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। तो किमिको उससे पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे। फिर हम रायन और बुच्चर को देखते हैं जो कि पुशबॉल खेल रहे होते हैं। इसके बाद बुच्चर उसे कहता है मैंने तुम्हें टीवी पे देखा था, अब तो तुम बड़े हीरो बन गए हो। तो रायन अपनी तारीफ सुन के खुश होता है और उसे बताता है कि मैंने गलती से किसी को चोट पहुंचा दी। तो बुच्चर उससे कहता है पर वो तो ठीक हो जाएगा। तो रायन कहता है डैड कहते हैं कि उनकी फिक्र मत करो। और बुच्चर से उदास होते हुए कहता है इसलिए आप मुझसे नफरत करते हो, मैं भी खुद से नफरत करता हूँ। तो बुच्चर उससे कहता है मैंने जो भी तुमसे कहा वो मैंने दिल से नहीं कहा था, मेरे अंदर एक आदत है लोगों को अपने से दूर भगाने की, क्योंकि मैं एक बुरा आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चों को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। और रायन से कहता है तुम पूछ रहे थे ना मुझे डर लगता है या नहीं, मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ, मैं दुनिया को कुछ भी अच्छा नहीं देखे जा रहा, बस दुख इस बात का है कि तुम्हारी माँ और मैं हम दोनों ही तुम्हारी जिंदगी सही रास्ते पर लाई बनाए ही जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि रायन भी ये सब सुन के काफी इमोशनल हो रहा होता है, और बुच्चर अब उन कुकीज को रायन को नहीं देता और कचरे में पटक देता है, और रायन के पूछने पर उसे बताता है कि ये बिल्कुल सही नहीं बने थे। जिसके बाद वो रायन को ठीक करने के लिए फिर से फुटबॉल खेलने लग जाता है। फिर हम सेज को देखते हैं जो कि स्टारलाइट के बारे में एक लड़की से पूछताछ कर रही होती है, और होमलैंडर उससे पूछता है क्या तुम स्टारलाइट के साथ काम कर रही हो, जिससे वो लड़की काफी डर जाती है। तो सेज उसे विश्वास दिलाती है कि होमलैंडर से कुछ नहीं करेगा। तो वो लड़की बताती है कि स्टारलाइट ने मुझे कुछ दिनों पहले कॉल किया था, तभी होमलैंडर उस लड़की को मार देता है। तो सेज होमलैंडर से कहती है वो जो बताने वाली थी वो हमारे काम भी आ सकता था। फिर हम फायरक्रैकर को देखते हैं जिसके पास स्टारलाइट आती है, जो कि उससे पूछती है कि ऐसी क्या बात है कि तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो। तो फायरक्रैकर उसे बताती है कि जब वे छोटे थे तो 3 साल एक साथ थे, और एनी को याद दिलाकर कहती है तुमने वहाँ सबसे कहा था कि मैं जीतने के लिए जजेस के साथ सोकर आई हूँ, और तब मैं सिर्फ 13 साल की थी। तो स्टारलाइट उसे कहती है तब मैं बहुत छोटी थी और ये सब मुझे मेरी मॉम ने सिखाया था। फिर फायरक्रैकर कहती है उसके बाद ही मुझे वहाँ से जाना पड़ा। तो एनी उससे माफी मांगती है और कहती है वो सच में बहुत ही गलत था, पर अब मैं वैसी नहीं हूँ। लेकिन फायरक्रैकर उसे इसके लिए माफ नहीं करती, और इसी बात का फायरक्रैकर उससे बदला ले रही होती है। फिर हम एक जगह देखते हैं जहाँ शो की परफॉर्मेंस हो रही होती है, वहीं यूई और मिक भी होते हैं जो कि न्यूमन का इंतजार कर रहे होते हैं। और यूई के पूछने पर वो उसे बताता है कि ये खबर उसने एट्रेन से ली, वो यहाँ होमलैंडर से मिलने के लिए आने वाली है। तो यूई कहता है ये कोई जाल भी हो सकता है, लेकिन मिक उसे रोक लेता है और फिर वो यूई को पाइप में भेज देता है। तभी मैक देखता है कि न्यूमन टाइम से पहले ही आ जाती है, जो कि उन लोगों के साथ फोटो खिंचाने के बाद वहाँ से जाने लगती है। तो
तो यूई एक जगह माइक्रोफोन लगाने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ होमलैंडर आ जाता है, जिसके साथ सेज भी होती है और वहाँ न्यूमन उससे बात करने के लिए आ जाती है। तो यूई बिल्कुल शांत रहता है और मिक से कनेक्शन काट लेता है, जहाँ सेज न्यूमन को बताती है कि फायर क्रैकर स्टारलाइट को बर्बाद कर सकती है, हम तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। और जीतने पर न्यूमन को बताती है कि उसे क्या क्या करना है, जिसमें वो सूप के खिलाफ सभी कानूनों को हटा देगी और हर शहर में एक सूप होगा जिसके पास पुलिस से ज्यादा अधिकार होंगे। साथ ही होमलैंडर कहता है तब तुम अपना असली चेहरा दिखा देना, पर न्यूमन इसके लिए मना कर देती है कि मैं सबको बता दूं कि मैं सूप हूँ। इन सब बातों को यूई सुन रहा होता है और उसके एक पसीने की बूंद होमलैंडर के ऊपर गिर जाती है, जिससे होमलैंडर को पता लग जाता है कि यूई ने उनकी सारी बातें सुन ली है और वो उस पर लेजर से हमला करता है। लेकिन तब तक यूई वहाँ से जा चुका होता है और वो काफी गुस्से में होता है और वो यूई को मारने की कोशिश करता है। तो मिक उसे बचाने के लिए होमलैंडर की आंख पर रोशनी दे देता है। इससे वहाँ परफॉर्मेंस करने वाली एक लड़की मर जाती है और वे आपस में भागकर एक दूसरे को ही मार देते हैं। फिर होमलैंडर ऊपर जाता है, लेकिन यूई उसे नहीं मिलता तो वो गुस्से में वहाँ से चला आता है। फिर हम यूई को देखते हैं जिसे कि एट्रिन बचा के ले आया होता है। इसके बारे में यूई उससे पूछता है तो बिना जवाब दिए ही चला आता है। फिर हम एनी को देखते हैं जिसके पास किमिको फ्रेंची आ जाते हैं, जो कि आपस में बात करते हैं और एनी के जाने के बाद किमिको फ्रेंची से पूछती है तुम्हारे साथ शायद कुछ गलत हो रहा है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो फ्रेंची उससे कहता है मैं ठीक हूँ और हमें एक दूसरे के फटे में टांग ना अड़ाए तो अच्छा रहेगा, और उससे पूछता है कि वो गोदाम में लड़की कौन थी, लेकिन किमिको उसे कुछ नहीं बताती और शांत रहती है। फिर हम न्यूज में देखते हैं कि वे परफॉर्मेंस करने वाले लोग शॉर्ट सर्किट की वजह से मारे गए। और फिर यूई अपनी माँ के पास आ जाता है जो कि उदास बैठी होती है, जिनसे यूई कहता है कि मैं डैड की बात छेड़कर आपसे लड़ने के लिए आया था, पर आज मेरा दिन खराब गया, इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछूंगा, आप क्यों गई थी। तो उसकी माँ उसे बताती है जब तुम पैदा हुए थे तब मैं सिर्फ 22 की थी और मैं उस वक्त डिप्रेशन में थी। दोस्तों ने कहा ये महीने 6 महीने में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक रात मैंने 40 गोलियां ली, लेकिन मैंने उन्हें फ्लैश कर दिया। इसके अगले दिन मैंने तुम्हें स्कूल छोड़ा और मैं बस चली गई। तो यूई उनसे कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था और आपने कॉल भी नहीं किया। जिस पर उसकी माँ कहती है मैंने कोशिश करी थी, लेकिन तुम्हारे डैड पूरी तरह टूट गए थे और वे नहीं चाहते थे कि तुम झूठी उम्मीद पर जियो। और यूई से कहती है मुझे पता है तुमने मुझे सारी जिंदगी नफरत करी, लेकिन मैं खुद भी परेशान थी। और अब यूई और उसके माँ के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाती है। फिर हम बुच्चर को देखते हैं जिसके पास जो होता है, जो कि बुच्चर से कहता है तुमने उसे कुकीज क्यों नहीं खिलाई, जिस पर बुच्चर उससे कहता है अगर वो मर्जी से आना चाहे तो उसे कुकीज खिलाने की क्या जरूरत है। फिर जो उसे कहता है पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं बचा। इसके बाद बुच्चर उससे कहता है उसे हथियार मत बनाओ, वो सिर्फ 12 साल का है। जिस पर जो उससे कहता है अगर उसने अपने बाप का रास्ता पकड़ लिया तो हमें उसकी ट्रेनिंग का रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो उसे मारने का। फिर हम डीप को देखते हैं जो कि सेज के पास आता है और कहता है क्राइम एनालिटिक्स मेरा डिपार्टमेंट था, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। इसके बाद वो उसके पास बैठकर बातें करने लग जाता है। फिर हम होमलैंडर को देखते हैं जिसके पास से रायन गुजरता है। तो वो रायन से पूछता है कि वो कहाँ गया था, जिसके लिए रायन बहाने बनाने लगता है, लेकिन होमलैंडर कहता है कि तुम विलियम बुच्चर से मिलने गए थे। और रायन से कहता है तुम्हारे पास ये सब कुछ है जो मेरे पास कभी नहीं था, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तो रायन घबराते हुए कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ बुच्चर से मिलने गया था। तो होमलैंडर उससे कहता है अगर तुम्हें इतना ही प्यार है तो तुम उसे बाप बना लो, और गुस्से में एक मिरर को तोड़ देता है। तो रायन वहाँ से अंदर चला आता है। तो वो मिरर के पास जाता है जिसमें कि वो खुद को देखता है और उसमें से वे सभी होमलैंडर से बात करते हैं, जो कहते हैं तुम्हें अभी भी प्यार चाहिए, तुम उसे अपने जैसा लाचार बनाओगे, और कहते हैं तुम्हारी ये प्यार की भूख को मिटाने का वक्त हो गया है, इसे जड़ से मिटाने के लिए शुरू से शुरू करना होगा। और उसे अपने पीछे की याद आती है जहाँ पर वो बड़ा हुआ था। इसी के साथ ही एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।